एक तरफ कांग्रेस विभिन्न दलों को एकजुट करके विपक्षी एकता में जान फूंकने में जुटी है, तो दूसरी ओर महाराष्ट्र में कांग्रेस नेता संजय निरुपम ने कुछ ऐसा ट्वीट किया है जो कांग्रेस के इस मिशन की हवा निकाल सकता है। असल में संजय निरुपम ने अपने ट्वीट में तेलंगाना के मुख्यमंत्री केसीआर के ऊपर हमला बोला। ट्वीट में उन्होंने लिखा कि क्षेत्रीय नेता अपने गढ़ के बाहर नहीं चलते। केसीआर को ये बात याद रखनी चाहिए। साथ ही उदाहरण के तौर पर उन्होंने लालू यादव और ममता बनर्जी का नाम गिना डाला। संजय निरुपम ने एक वीडियो के लिंक के साथ ट्वीट किया। लिंक में वो वीडियो है जिसमें केसीआर का काफिला महाराष्ट्र की सड़कों पर दिखाया गया। निरुपम ने अपने ट्वीट में लिखा, तेलंगाना के मुख्यमंत्री का काफिला महाराष्ट्र में, इनका सारा प्रयास आखिर में जीरो साबित होगा। अंत में कहीं तेलंगाना भी हाथ से न चला जाए। उन्होंने आगे लिखा कि फिर न माया मिली न राम जैसा हाल हो जाएगा, क्योंकि क्षेत्रीय नेता अपने राज्य से कभी क्लिक नहीं कर पाते। न लालू यूपी में चले और न ही बिहार में मुलायम। संजय निरुपम ने लिखा है कि इनका नेतृत्व इनके राज्य भर की आकांक्षाओं की सशक्त अभिव्यक्ति होता है। ताजा उदाहरण ममता बनर्जी हैं। केसीआर को भी महाराष्ट्र के कुछ अवसरवादी नेता लूटकर छोड़ देंगे, तब तक शायद बहुत देर हो जाएगी। वर्तमान हालात में संजय निरुपम का ये ट्वीट उनके लिए उल्टा पड़ सकता है। असल में कांग्रेस बीजेपी के खिलाफ विपक्ष को एकजुट करने की मुहिम में जुटी है। इस कड़ी में हाल ही में पटना में विभिन्न विपक्षी दलों की बैठक हुई। इस बैठक में लालू यादव भी शामिल हुए। इसके अलावा कांग्रेस ममता बनर्जी और अखिलेश यादव को भी साथ लाने की कवायद में है। अब संजय निरुपम ने जिस तरह से लालू, अखिलेश और ममता की असफलताओं की याद दिलाई है, उससे इनकी नाराजगी का खतरा तो रहेगा ही। महाराष्ट्र की राजनीति पर केसीआर जी का कोई असर नहीं पड़ेगा। असर पड़ेगा तो तेलंगाना की राजनीति। अगर केसीआर जी है ऐसे ही नौटंकी करते रहे तो तेलंगाना में हार जाएंगे, और वो हार की डर से वो महाराष्ट्र में घुस रहे हैं। यहाँ बहुत बड़ा काफिला लेकर महाराष्ट्र में केसीआर साहब घुस गए। बड़े बड़े टेंट लगाए 5 स्टार, लेकिन वहाँ दिल्ली में उनकी पार्टी पूरी तरह से टूट गई। 12 या 13 एक्स मिनिस्टर्स, उनके एक्स एमपी कांग्रेस में चले गए। ये लड़ाई कांग्रेस और केसीआर की है, लेकिन फिर भी हमारी ये कहना है कि हम दोनों में बैठकर कुछ बातचीत हम करेंगे। लेकिन तेलंगाना में इस प्रकार से राजनीति हो रही है और उसका बदला आप महाराष्ट्र में लेने जा रहे हो, तो मैं कहूँगा आप बीजेपी के लिए काम करें। आप बीजेपी की बी टीम, और उसका खामियाजा आपको तेलंगाना में भुगतना पड़ेगा। मैं आपको बोल रहा हूँ, महाराष्ट्र में कोई परिणाम नहीं होगा। यहाँ महाविकास आघाड़ी मजबूत है, मजबूत रहेगी। 4 या 5 साल पहले हैदराबाद से ही एमआईएम के ओबीसी यहाँ आए थे। अब उसी हैदराबाद से भारतीय जनता पार्टी ने केसीआर साहब को भेजा है। ऐसा लगता है केसीआर साहब एक लड़ने वाले नेता है, उनकी इमेज लड़ने वाले नेता की है। आप ऐसे बीजेपी को सरेंडर क्यों हो रहे हो भाई? हमको कोई फ़र्क नहीं पड़ता महाराष्ट्र। और आप विट्ठल भक्त कब से हो गए? आप मंदिर में आ रहे हैं ना पंढरपुर में। इतने साल से आप राजनीति में हो, 2 टर्म आप तेलंगाना के मुख्यमंत्री हो, आप केंद्र में मंत्री रहे हो, आप आंध्र के मंत्री रहे हो, आप बहुत बड़े नेता हो, आप लोकप्रिय नेता हो। लेकिन इतने सालों में आपको ये नहीं लगे पंढरपुर जाकर विठोबा का दर्शन करना चाहिए। अचानक से आपको क्या हमारे भगवान ने इतना बड़ा काफिला लेकर बुलाया है क्या कि शक्ति प्रदर्शन करो पंढरपुर में आकर? महाराष्ट्र में कुछ लोगों को आपने पकड़ा है, पैसे की ताकत से खरीदा है, पब्लिसिटी के लिए बहुत करोड़ों रुपया खर्चा हो रहा है, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ेगा। भारतीय रेल के इतिहास में आज एक और नया अध्याय जुड़ गया है। आज पीएम मोदी ने एक साथ 5 राज्यों के लिए वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाई। जिसमें मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से रानी कमलापति जबलपुर वंदे भारत एक्सप्रेस, खजुराहो भोपाल इंदौर वंदे भारत एक्सप्रेस, मडगांव मुंबई वंदे भारत एक्सप्रेस, धारवाड़ बेंगलुरु वंदे भारत एक्सप्रेस और हटिया पटना वंदे भारत एक्सप्रेस शामिल हैं। पीएम मोदी ने भोपाल में खजुराहो भोपाल इंदौर वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाई और बाकी 4 ट्रेनों को वर्चुअली फ्लैग ऑफ किया। इसके साथ ही 3 राज्यों गोवा, बिहार और झारखंड को भी पहली वंदे भारत ट्रेन मिली है।
जातीय हिंसा की आग में जल रहे मणिपुर में शांति स्थापित करने के प्रयास में स्थानीय महिलाएं ही अड़चन पैदा कर रही हैं। भारतीय सेना ने ट्वीट कर इस बारे में जानकारी दी। बीते मई महीने से ही मणिपुर में फैली हिंसा को खत्म करने के लिए लगातार कोशिशें हो रही हैं। हालांकि अब तक शांति बहाल करने को लेकर की जा रही तमाम कोशिशें कामयाब नहीं हो सकी। भारतीय सेना की ओर से ट्वीट कर कहा गया है कि मणिपुर में महिला कार्यकर्ता जानबूझकर रास्तों को रोक रही हैं और सुरक्षा बलों के ऑपरेशंस में दखल दे रही हैं। इस तरह का अनुचित दखल गंभीर परिस्थितियों के दौरान जिंदगी और संपत्ति को बचाने के लिए सुरक्षा बलों की ओर से समय पर प्रतिक्रिया के लिए हानिकारक है। भारतीय सेना शांति बहाल करने का प्रयास के लिए जनता के सभी वर्गों से समर्थन करने की अपील करती है। भारतीय सेना ने मणिपुर के हिंसाग्रस्त इलाकों का वीडियो साझा करते हुए अपने आरोपों की पुष्टि भी की। सेना की ओर से जारी वीडियो में महिलाओं के रास्ता रोकते हुए साफ तौर पर देखा जा सकता है। वीडियो में बड़ी संख्या में महिलाएं सेना के जवानों से उलझती हुई नजर आ रही हैं। इसके साथ ही रास्ते पर इकट्ठा होकर सेना के जवानों की उग्रवादियों के खिलाफ कार्रवाई में दखल दे रही हैं। वीडियो में देखा जा सकता है कि महिलाएं बड़ी संख्या में इकट्ठा होकर उग्रवादियों की भागने में मदद कर रही हैं। सेना की ओर से जारी किए गए वीडियो में कहा गया, मानवीय होना कमजोरी नहीं है। दरअसल सेना की ओर से महिलाओं पर कोई कार्रवाई नहीं की गई है और यही वजह है कि महिलाएं उग्रवादियों और दंगाइयों की भागने में मदद कर रही हैं। हम मारेंगे जी उसको, जरूर मारेंगे, ये कहा है गोल्डी बरार ने और कहा है बॉलीवुड के भाईजान सलमान खान के लिए। इसके अलावा मशहूर पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या के मामले में भी एक बड़ी खबर सामने आई है। गैंगस्टर गोल्डी बरार ने चौंकाने वाला खुलासा करते हुए उसने ही सिद्धू मूसेवाले की हत्या कराई है, ये मान लिया है। ये बात उसने एक मीडिया चैनल के साथ बातचीत में कही। गौरतलब है कि गोल्डी बरार भारत का मोस्ट वांटेड है और इंटरपोल ने भी उसके खिलाफ रेड नोटिस जारी किया है। इसके अलावा कनाडा पुलिस ने भी उसके ऊपर 1.5 करोड़ का इनाम रखा हुआ है। सलमान खान को लेकर गोल्डी बरार ने कहा कि हम मारेंगे जी उसको, जरूर मारेंगे। उसने बिश्नोई समाज की बेअदबी करी है, काले हिरण का शिकार करा है जिसे बिश्नोई समाज पवित्र मानता है। जैसे हिंदू देवी देवता को और सिख गुरु ग्रंथ साहिब को मानते हैं। उसको माफी मांगने को बोला था भाई साहब ने, उसने माफी नहीं मांगी। कभी समय आएगा बाबा ने दया करी तो उसका अहंकार तोड़ेंगे, वो हमारा टारगेट है, इसमें कोई दो राय नहीं। गोल्डी बरार ने न सिर्फ ये बोला है कि वो सलमान खान को मारेगा, बल्कि उसने ये भी कबूला है कि उसने सलमान खान के घर और फार्म हाउस की 3 बार रेकी भी करा दी थी और अब वो उसे मारकर ही दम लेगा। इस बातचीत में गोल्डी बरार ने यह भी बताया कि उसने मूसेवाला की हत्या आखिर कराई क्यों। उसने कहा कि मूसेवाला बिगड़ा हुआ था, उसके पास पैसे बहुत ज़्यादा हो गए थे, इसलिए उसे घमंड हो गया था। उसने बताया कि मूसेवाला के पास पैसे की पावर के साथ साथ पॉलिटिकल पावर भी काफ़ी ज़्यादा थी, वो इन सब का मिसयूज़ करने लगा था। गोल्डी बरार के मुताबिक की बहुत सी वजह थी मूसेवाले को मारने की। उसने हमारे कुछ पर्सनल नुकसान भी किए थे, कुछ ऐसी गलतियां की थी जो माफ़ करने लायक नहीं थी, इसलिए हमने उसको सज़ा दे दी, हमने उसे सबक सिखा दिया। गोल्डी ने आगे कहा कि सरकार इंसाफ नहीं करती। एक अमीर आदमी जिसकी हर महीने करोड़ों रुपए की कमाई हो, जिसके साथ SSP DGP का उठना बैठना हो, उसके खिलाफ भला कोर्ट से हमें क्या न्याय मिलता, इसलिए हमने खुद ही सज़ा दे दी। इसके अलावा गोल्डी बरार ने खालिस्तान और ISI को लेकर भी बोला। दाऊद इब्राहिम पर उसने कहा कि जिन लोगों ने हमारे देश में बम धमाके किए उनके साथ हमारी कोई दोस्ती नहीं। बरार ने बताया कि पाकिस्तान में बैठे आतंकवादी हरविंद सिंह रिंदा से उसकी बात होती थी। बरार के मुताबिक रिंदा ने ही सिद्धू मूसेवाला के साथ उसका समझौता कराया था। उसने ये भी कहा था कि वो ड्रग्स में डील नहीं करता है, हालांकि उसने पाकिस्तान से हथियारों की तस्करी से इनकार नहीं किया। बाहुबली के बाद प्रभास के फैंस को उनसे बेहद उम्मीदें थी कि वो इंडियन माइथोलॉजिकल फिल्म आदिपुरुष में कुछ कमाल करेंगे। फिल्म के लिए मेकर्स ने करीब 500 करोड़ का खर्च किया था। 10 दिन हो गए फिल्म के रिलीज को, लेकिन 450 के क्लब तक भी अभी नहीं पहुंची है। फिल्म को लेकर जितनी एक्साइटमेंट थी सब फिल्म के रिलीज के बाद खत्म हो गई। उल्टा फिल्म मेकर्स को जमकर गालियां भी पड़ी। सबसे बड़ा कारण फिल्म के डायलॉग्स। उसके बाद फिल्म के VFX को लेकर भी सोशल मीडिया पर सैकड़ों मीम्स देखने को मिल जाएंगे। इन सब के बीच एक याचिका इलाहाबाद हाई कोर्ट में दायर की गई थी, जिस पर 26 जून को सुनवाई हुई और ऑडियंस के बाद मेकर्स को कोर्ट ने भी फटकार लगा दी। इसके खिलाफ अधिवक्ता कुलदीप तिवारी ने इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ में याचिका दर्ज की थी। सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने सेंसर बोर्ड और फिल्म मेकर्स को जबरदस्त तरीके से लताड़ा। कोर्ट ने कहा, रामायण, कुरान, गुरु ग्रंथ साहिब और गीता जैसे पवित्र ग्रंथों को तो बख्श दीजिए, बाकी जो करते हैं वो तो कर ही रहे हैं। इस दौरान सेंसर बोर्ड की तरफ से पेश हुए वकील से कोर्ट ने पूछा, क्या करता रहता है सेंसर बोर्ड? सिनेमा समाज का दर्पण होता है, आने वाली पीढ़ियों को क्या सिखाना चाहते हो? क्या सेंसर बोर्ड अपनी जिम्मेदारियों को नहीं समझता है? वही कोर्ट ने फिल्म के मेकर्स सहित अन्य प्रतिवादियों के कोर्ट में नहीं आने पर भी नाराजगी जताई। सीनियर एडवोकेट रंजना अग्निहोत्री ने सेंसर बोर्ड की ओर से अभी तक
जवाब दाखिल नहीं करने पर आपत्ति जताई और कोर्ट को फिल्म के आपत्तिजनक फैक्ट के बारे में बताया। रावण का चमगादड़ को मांस खिलाए जाने, काले रंग की लंका, चमगादड़ को रावण का वाहन बताने, सुषेण वैद्य की जगह विभीषण की पत्नी को लक्ष्मण जी को संजीवनी देते हुए दिखाना, आपत्तिजनक डायलॉग्स और दूसरे कई फैक्ट्स को लेकर कोर्ट में बहस हुई। मामले की अगली सुनवाई अब 27 जून को हो रही है। वह याचिकाकर्ता ने इस दौरान बताया 2 अक्टूबर 2022 को फिल्म का टीजर रिलीज हुआ था, जिसमें कई आपत्तिजनक तथ्य का पता चला। इस पर 17 अक्टूबर को इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में टीजर और फिल्म दोनों पर बैन लगाने के लिए याचिका डाली थी। याचिकाकर्ता ने बताया चीफ जस्टिस राजेश बिंदल और जस्टिस ब्रिजराज सिंह ने 10 फरवरी 2023 को सेंसर बोर्ड को नोटिस जारी करने का आदेश दिया था। नोटिस मिलने के बाद भी सेंसर बोर्ड ने कोर्ट की अवमानना की और कोई जवाब नहीं दिया। फिल्म मेकर्स ने अपनी रिलीज डेट 6 महीने के लिए ये कहकर टाल दी कि हम सुधार करेंगे। फिल्म आने पर पता चला कि श्री राम कथा को ही बदल दिया गया है। बता दें, विवाद बढ़ता और फिल्म के घटते बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बाद बीते दिनों फिल्म मेकर्स ने दावा किया था कि उन्होंने कुछ डायलॉग्स बदले हैं और यहाँ तक कि टिकट्स भी सस्ते कर दिए गए थे, लेकिन इसका भी कोई फायदा अब तक होता नहीं दिखा। अब कोर्ट में भी ये मामला कौन सा मोड़ लेता है, ये देखने वाली बात है।